what is the role of C programming language, what are the uses, and what are the effect of this programming language on your career. Okay, ये जो पूरा का पूरा एक सेशन होगा, इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि जो आप एकेडमिक्स के अंदर में सिंपली आप हेलो या 2 नंबर का सम इस तरीके का जो प्रोग्रामिंग करते हैं, बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे वो चीज़ें हम लोग देखेंगे जो चीज़ आप लोग प्रैक्टिकली, जो कि कहीं पे भी आप जाते हैं तो वो चीज़ आपसे टेक्निकली आपसे ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा सेशन होगा आज का एक सिंपली एक इंट्रोडक्शन सेशन होगा, जिसके अंदर में हम लोग सिंपली ये चीज़ देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक तरीके का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके पहले कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। ठीक है, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर में नई नई चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीरे धीरे एक पावरफुल लैंग्वेज के रूप में बिल्ड हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। इसके बाद एक पीपीटी है, ये पीपीटी के बाद हम लोग इसमें आपका जो नेक्स्ट होगा, इसके अंदर में मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली जो ये 30 आवर्स का जो हमारा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, उस कोर्स के अंदर में वो पूरे करिकुलम के अंदर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और किस किन चीज़ों पर ज़्यादा कुछ फोकस रहेगा। ओके, बेसिकली आप ये जो आपका एक सेशन होगा पूरा 30 आवर्स का, इसके अंदर में आपको एक एकेडमिक्स में वैसी चीज़ों को बताया जाएगा जो चीज़ जनरली हम लोग फैकल्टीज या आप टीचर्स जनरली हम लोग उस पर जिस पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको लास्ट में वो चीज़ें एक एक मॉड्यूल करके बताएंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ें जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके बारे में हम लोग को वी हैव टू नो अबाउट द हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री क्या है। ओके, तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, फर्स्ट इज द प्रोग्रामिंग एंड सेकंड इज द लैंग्वेज। ओके, वी ऑल अवेयर अबाउट द लैंग्वेज जो कि हम लोग यूज भी करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली। तो वी कैन डिफाइन लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज जस्ट लाइक अ कम्युनिकेशन टूल्स बिटवीन टू पर्सन्स। ओके, टू पर्सन्स, टू ऑर्गेनाइजेशन एंड यानी two active persons. Active persons, that means we can also say that the living persons. Okay, so basically C programming language is just like a communication tool to in between human and computer. Okay, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या देते हैं, कंप्यूटर से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो कंप्यूटर जो है वो हिंदी, इंग्लिश, ये क्या है, एक तरीके का नेचुरल लैंग्वेज है। तो वो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी को। ओके, तो जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर्स को टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो बेसिकली ये तो हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको ऑलरेडी क्लियर है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया कि दैट मीन्स कि इट शुड बी a low level language, it should may be middle level language, it should may be a high level language। किसी तरीके की भी लेवल्स के लैंग्वेज को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर में किस किस तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको लो लेवल किसको बोलते हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, हाई लेवल है तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, ऑरिजिन ऑफ सी। ओके, ऑरिजिन ऑफ सी का मतलब यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि सी इज बेसिकली नोन एज द हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, बहुत सारी बुक्स में इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो सी है, सी में यहाँ पे जो लैंग्वेज में आपको एक स्लाइड आपको दिख रही होगी, यहाँ पे सबसे पहले एल्गोल लिखा हुआ है, उसके बाद है BCPL, देन B, C, K&RC, ANSI-C और उसके बाद ANSI, IOC-C। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, नहीं शो कर रहा है सर, पीपीटी शो नहीं कर रहा है सर। ओके, दिख रहा है अब? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो था, आपको यहाँ पे दिख रहा है मशीन लैंग्वेज, सेकंड असेंबली लैंग्वेज,
देन स्पेसिफिक पर्पस और देन जनरल पर्पस। ओके, मशीन लैंग्वेज जो इवेल्युएशन हुआ था इसका अप्रॉक्स 1950 के अंदर में। ओके, तो मशीन लैंग्वेज के अंदर में बेसिकली जो कोडिंग होती थी वो किस में हम लोग करते थे, 0 और 1 के फॉर्म के अंदर में कोडिंग करते थे। ठीक है, ये बेसिकली उस टाइम का है जब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ओके, तो आपको ये तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर में बेसिकली जो प्रोग्रामिंग जो हम लोग करते थे वो स्टार्ट हुआ था थर्ड जनरेशन से। थर्ड जनरेशन से ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका स्टार्ट हो गया था। तो बेसिकली मशीन लैंग्वेज के अंदर में हम लोग जो भी कोडिंग होते थे वो लिखते थे 0-1। अब मशीन लेवल जो मशीन लैंग्वेज होता, इसके बाद जो आपका आया था असेंबली लैंग्वेज। ओके, असेंबली लैंग्वेज के अंदर में भी हमारा जो प्रोग्रामिंग होता था वो भी एक तरीके से बाइनरी में ही था, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर में एक नई चीज जो इवोल्यूशन हुआ था इसके अंदर में वो था आपका निमोनिक्स कोड्स की। निमोनिक कोड्स का मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी परफॉर्म करना है तो आप क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर में सिंबल्स की जगह पे हम लोग ने यूज किया आपका कुछ नोटेशंस। ठीक है, नोटेशंस जैसे कीवर्ड्स लिखते हैं, जैसे सम है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हमें 2 नंबर का सम करना है तो वहां लिखते थे ऐड a, b। अगर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो जैसे अभी लिखते हैं क्या हम लोग इंट a, तो वहां क्या लिखते थे, लोड a, b, यानी a और b दोनों आपका इनिशियलाइज हो गया। तो ये जो भी आपके बेसिकली लोड जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लोड है, ऐड है, सब है, सबस्ट्रैक्ट है, स्टोर है, इस तरीके के जो सिंबल्स हैं इनका एक नाम दिया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिक कोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर में जो भी एक इंस्ट्रक्शन लिखते थे, एक लाइन का जो कोड लिखते थे, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता था, जिसके अंदर में एक पार्ट होता था ऑपरेटर और दूसरा पार्ट होता था आपका ऑपरेंड। ओके, ऑपरेटर ऑपरेंड ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, या फिर भी अगर मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। सपोज कीजिए कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है a + b। ठीक है, तो यहाँ पे a और b ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे ऑपरेंड। ठीक है, और जो प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटर। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर में जो ऑपरेंड था उसको तो हम लोग लिखते थे किसमें, बाइनरी कोड में, यानी 0-1 के फॉर्मेट में। लेकिन जो आपका ऑपरेटर था उसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, सिंबल्स यूज करते थे। ठीक है ना, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर में जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन था बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द ऑपरेंड और सेकंड इज द ऑपरेटर। Operator will be written in the form of the symbols. Otherwise, the operand will be written in the binary format as well as the machine language. Okay, जब हम मशीन लैंग्वेज बना रहे थे तो उस केस में जो भी हमारा 0-1 का कोडिंग होता था, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी पता है कि कंप्यूटर 0-1 को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, या अभी भी आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे सी है, पाइथन है, बहुत लोगों ने C++ किया होगा, जावा किया होगा, तो आप लोग को एक चीज ध्यान देते होंगे कि कभी भी कोई भी लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं तो प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज करते हैं ना। तो बेसिकली कंपाइलर इंटरप्रेटर का टास्क क्या है, व्हाट इज द टास्क ऑफ द कंपाइलर इंटरप्रेटर। ओके, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का टास्क सेम ही है। काम क्या है उनका, कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करना, मशीन कोड में चेंज करना। ठीक है ना, दैट मीन्स कि जो ह्यूमन रीडेबल कोड है उसको कंप्यूटर रीडेबल कोड के अंदर में कन्वर्ट करना। इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, तो मशीन लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर्स एनी compiler interpreter. Why? Because machine language is already coded in the form of the 0-1. Okay, but in case of the assembly language we require the assembler. assembler चाहिए आपको किसके लिए, जब आप assembly language के अंदर में प्रोग्रामिंग करेंगे। अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे why do we require assembler in case of the assembly language. Okay, तो ये इसलिए जरूरत है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑपरेटर को किस में लिखते हैं, बाइनरी कोड में, और जो आपका ऑपरेंड होता है उसको हम किस में लिखते हैं, सिंबल्स के अंदर में। तो सिंबल्स को अगर आपको बाइनरी कोड के अंदर में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, असेंबलर चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों पे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, बोथ आर इन द कैटेगरी ऑफ द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंप्यूटर और सिस्टम। ओके, जैसे मान लीजिए कि मशीन आज के डेट में क्या होता है कि जैसे कोई भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी सिस्टम पे आप सिंपली क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं,
ठीक है, और उसके बाद आप वहां से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि जब भी आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करनी होती थी स्टार्टिंग में, दैट मीन्स कि इन द टाइम ऑफ द मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, उस केस में आपको करना क्या होता था कि आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का पहले से आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने का प्रोसेसर है, उसका कितना स्पीड है, ये सारी, कितना रैम है, कितना मेमोरी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही अगर एक कंप्यूटर के लिए अगर आप कोड लिख रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे सिस्टम पे आपका पूरा का पूरा वो एग्जीक्यूट कर जाए। क्यों? क्योंकि वो क्या होता था, हार्डवेयर डिपेंडेंसी होती थी वहां पे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लो लेवल में आपका दो लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ओके, एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो क्या है, फास्ट है। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज है आपका क्या है, मशीन लैंग्वेज ऑलरेडी किसमें है, किसके अंदर में है, 0-1 के फॉर्म में है, तो आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि वी कैन इजीली कम्युनिकेट विथ योर सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो आज के डेट में आप लोग यूज करते हैं जैसे पाइथन है, C++ है, जावा है, ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार आपको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर में, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर में, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर में कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपको यूज करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, मशीन और असेंबली, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया एडवांटेज, ठीक है। लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आज के डेट में सपोज कीजिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं आप, ठीक है, तो आप इजीली इसीलिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं या सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो लैंग्वेज का जो लिखने का तरीका है, इट इज वेरी सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, दैट मीन्स कि इट इज वेरी सिमिलर टू द नेचुरल लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमको किसी भी चीज को प्रिंट कराना है तो हम यूज करते हैं फंक्शन प्रिंटफ। किसी भी फंक्शन अगर वैल्यू को रीड कराना है तो हम क्या यूज करते हैं, स्कैनफ यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ ये दोनों चीजें आप देख रहे हैं कि वेरी सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और आसानी से हम इसको सीख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज के अंदर में हर चीज को, यानी वी हैव टू राइट ऑपरेटर्स, द नेम ऑफ द ऑपरेटर्स, द नेम ऑफ द ऑपरेंड्स इन द बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये होगी कि अगर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर बहुत अच्छे तरीके से आपको पता नहीं है, दैट मीन्स कि अगर आप हार्डवेयर एक्सपर्ट नहीं है, उस केस में आप प्रोग्रामिंग भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज के बाद हमारा आया हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर में दो चीजें आई, बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस। सबसे पहले ये चीज देखें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक पर्पस एंड जनरल पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस मीन्स कि वी हैव टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क ओनली, नॉट अ जनरलाइज्ड वर्क। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हर चीज को, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है या ऑफिशियल किसी भी तरीके का वर्क है या कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम MS ऑफिस यूज कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपको कुछ अकाउंटिंग रिलेटेड कोई सिस्टम आपको एंट्री करना है, ठीक है, तो उसको हम MS ऑफिस में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं कि वी कैन डू इट इन द MS एक्सेल, लेकिन MS एक्सेल के अंदर में आप सिर्फ डेटा को एंट्री कर सकते हैं, उस पर मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका लेजर, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें आप उस पर नहीं बना सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये जो MS ऑफिस है वो किस लिए यूज किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस। अब बात करते हैं जनरल पर्पस, ठीक है। जनरल पर्पस का मतलब ये हो गया कि अगर हमें वैसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर में हर तरीके का एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें वेब एप्लीकेशन भी बनाना है, विंडोज एप्लीकेशन भी बनाना है, मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप करना है, तो बेसिकली आपको पता होगा कि आज के डेट में जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर में हर एक तरीके का एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके का एप्लीकेशन हो सकता है, इट मे बी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, इट मे बी नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन, इट मे बी वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ओके, इट मे बी मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, क्लियर है। तो ये जो दैट मीन्स कि जावा प्रोवाइड्स ए कॉमन प्लेटफॉर्म टू डेवलप
ऑल टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब ये हो गया कि किसी, जैसे कोई वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कोबोल और फोर्ट्रॉन, स्टार्टिंग में बहुत पहले आया था। तो कोबोल का फोर्ट्रॉन अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज ओनली फॉर द साइंटिफिक पर्पस। क्लियर है? तो ये सिर्फ कौन यूज करता है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई बिजनेस पर्पस यानी बिजनेस रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो वी कैन नॉट डेवलप इट ऑन द फोर्ट्रॉन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोबोल चाहिए। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कैसा लैंग्वेज है जो कि बहुत पहले यूज किया गया था, जब हाई लेवल लैंग्वेज का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वहां पे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को यूज करने का मतलब ये है कि अगर हम कोबोल यूज करते हैं तो सिर्फ बिजनेस पर्पस वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि अगर हमें फोर्ट्रॉन यूज करना है तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसा कोई सॉफ्टवेयर या वैसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें ये दोनों वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज द जनरल पर्पस, ठीक है। इसमें तो इस तरीके से आपने देखा कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो स्लाइड होगा उसके अंदर हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट है व्हाट इज सी, ओके। अभी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, जैसे लो लेवल, हाई लेवल, ओके। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सी कौन सा लैंग्वेज है, ठीक है। तो बेसिकली सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। This language is very suitable for the system programming. System programming, that means कि by developing the system software. System software means like operating system. ठीक है, जो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स कि ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम आर इन द कैटेगरी ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जितनी भी आज की डेट में जितने भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं वो बेसिकली किसके अंदर में डेवलप किया हुआ है, सी में। इवन आपको ये चीज पता होगा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1970s के अंदर में डेवलप किया गया था, उसकी पूरी की पूरी कोडिंग आपकी उसमें सी के अंदर में की हुई है, ठीक है। एक चीज में थोड़ा सा ध्यान देने लायक चीजें हैं। सपोज कीजिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि अगर सपोज कीजिए कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आ रहा है, कहीं प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे बेसिकली आ सकता है कि व्हाट सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, एंड लास्ट में डाल दिया नन ऑफ द एबव। इस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सिर्फ लो और हाई लेवल दोनों को अगर डिफाइन किया हुआ है, उस केस में तो आप हाई लेवल को सेलेक्ट करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही लो लेवल के साथ और हाई लेवल के साथ मिडिल लेवल भी अगर उसमें ऑप्शन आ रहा है, तो आप उस केस में मिडिल लेवल लैंग्वेज को ही सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? बेसिकली देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बुक्स में कैटेगरिकल जो किया गया है लैंग्वेज को, वो सिर्फ दो ही पार्ट में किया गया है, लो लेवल और हाई लेवल, ठीक है। लेकिन जो अच्छे राइटर्स हैं या बहुत सारे फॉरेन बुक्स में या बहुत सारे आप जो अच्छे ऑथर्स हैं जो फॉरेनर्स हैं, उनके अगर आप देख रेफरेंस में अगर यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे लो लेवल, हाई लेवल और मिडिल लेवल लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देखिए बेसिकली मिडिल लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये है कि वैसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर यूज करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सी है, ठीक है, तो सी क्या है, आपका कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज कौन सा है, तो जैसे क्यू बेसिक आप नाम सुना होगा, जो भी एक सी का अल्टरनेटिव लैंग्वेज यूज किया जा सकता है, जो कि बहुत पहले हम लोग यूज करते थे, जिसको क्यू बेसिक को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है क्यू बेसिक का क्विक बेसिक, ठीक है ना। तो क्विक बेसिक जो है आपका है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो सी आपका कंपाइलर बेस्ड है और क्यू बेसिक क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो ये जो आपका जो मिडिल लेवल लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट हो गया, वो क्या हो गया कि वैसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि या तो इंटरप्रेटर यूज करता है या तो कंपाइलर यूज करता है, ठीक है। तो इसीलिए सी को हम बेसिकली मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। लेकिन आपका 80 से 85% के करीब में बुक्स में सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज ही बताया, हाई लेवल ही बोला जाता है। लेकिन हम सी को क्या बोल सकते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। कब? जब आपके पास तीनों ऑप्शन होगा, लो लेवल का, मिडिल लेवल और हाई लेवल, तीनों का ऑप्शन होगा तो। ओके, नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, लो लेवल और हाई लेवल।
लो लेवल का मतलब उसके ऑलरेडी मैंने कैटेगराइज किया था कि लो लेवल के अंदर में हम लोग दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर में आपका सबसे पहला बताया था मैंने मशीन लेवल मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा क्या बताया था, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली और दूसरा हो गया मशीन। हाई लेवल के अंदर में जब हम हाई लेवल को ही कैटेगराइज किया जाता है दो लैंग्वेज के अंदर में, यानी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका हो गया क्या, स्पेसिफिक पर्पस, और दूसरा हो गया जनरल पर्पस। तो स्पेसिफिक पर्पस का भी मैंने आपको बताया था कि वैसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर में हम हर एक डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक पर्पस। और जनरल पर्पस का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर में हर एक तरीके का वर्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था फोर्ट्रॉन, कोबोल का, और एक सी और आपका एक एग्जांपल दिया था मैंने जावा का। ठीक है, तो फोर्ट्रॉन में सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे, कोबोल किसके लिए यूज करेंगे, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे, और जो लास्ट में मैंने बताया था जावा, जिसके अंदर में वी कैन डेवलप द मोबाइल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एंड system, different types of system software also. Okay, next is the machine language. यहाँ से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एक शॉर्ट में मैंने पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। मशीन लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ द 0 and 1, नो नीड ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ आपको। assembly language uses binary codes and the different symbols like add, sub, load, and it requires assembler. Okay, स्पेसिफिक पर्पस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। स्पेसिफिक पर्पस में एक कोबोल दिया हुआ है, सेकंड है आपका फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन इज यूज ओनली फॉर द साइंटिफिक पर्पस, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज द एब्रिविएशन। स्पेसिफिक पर्पस कोबोल ओनली फॉर बिजनेस पर्पस एंड एब्रिविएशन इज द कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जनरल पर्पस like C, C++, Java, .NET, etc. Okay. Now we discuss about the application software. Okay. बेसिकली देखिए, जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये बेसिकली हमारा मेन मोटो यही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने का, टू डेवलप एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, basically it is a software that is used to perform any particular operation और particular task। सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई मेडिकल का शॉप है, उसके अंदर में अगर कोई बिलिंग आपको करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, दैट इज विल बी नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो दैट मीन्स कि वैसा कोई सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक बार, सॉफ्टवेयर के अंदर में बेसिकली जो कैटेगराइजेशन है सॉफ्टवेयर का, वो तीन कैटेगरी है। सबसे पहली है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा आपका है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज व्हाट, इट इज जस्ट लाइक इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप लोग ऑलरेडी डिफिनेशन जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये क्या किस तरीके काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो इवोल्यूशन हुआ था वो बेसिकली किसके लिए यूज किया गया था, टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और दूसरा आपका है नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर, stand alone application and networking based application software, what are the basic difference between both of them? बेसिकली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नाम से क्लियर है, स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब ये हो गया कि बेसिकली इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ सिंगल सिस्टम। ओके, बेसिकली इसका एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी शॉप में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा शॉप नहीं है, छोटा सा शॉप है, तो उसने क्या किया हुआ है कि उसने एक सिस्टम रखा हुआ है और जो भी आप गुड्स या जो भी आप आइटम्स उससे परचेज कर रहे हैं उसका सारा एंट्री है वहाँ पे, वो एंट्री करता है और जो भी उसका बिल निकलता है यानी टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है
उसकी एक रिसीट निकलेगी और वो आपको दे देगा, ठीक है। वो रिसीट किसके थ्रू निकलेगी? बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू निकलेगी, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे यूज हो रहा है? ये भी एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन वो कहाँ पे यूज हो रहा है? सिर्फ एक सिस्टम पे यूज कर रहा है, सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे यूज हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन अगर इसी बिलिंग सिस्टम, यही बिलिंग सिस्टम जब आप किसी मेगा मार्ट में जाते हैं, किसी मॉल के अंदर में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, सपोज कीजिए कि आप बैंक या सिंपली आप हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए बिग बाजार में जा रहे हैं आप, ठीक है, 3 फ्लोर 3 to 4 फ्लोर्स का पूरा शॉप है, हर जगह आप देखते होंगे बिलिंग काउंटर्स होते हैं, ठीक है। तो बिलिंग जो काउंटर्स होते हैं वो सारे जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। लेकिन जो उस पर जो सॉफ्टवेयर होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, सपोज कीजिए बिग बाजार का जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर है वो सारे पे सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर रहा है, वो भी पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगा? इन्वेंट यानी स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर सपोज कीजिए कि सेपरेट अगर कोई नेटवर्किंग आपस में नहीं हो सारे कंप्यूटर्स की, और सारे कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ ग्रोसरी आइटम है, ठीक है, और वहां पे ग्रोसरी आइटम को लेकर के कोई चला गया सेकंड फ्लोर पे और वहां पे उसने बिलिंग करवा लिया, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि हर एक कंप्यूटर के अंदर में अलग अलग स्टॉक आपका दिख रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में अगर नेटवर्क में नहीं है तो सबका स्टॉक तो स्टार्टिंग में सेम ही होगा। मान लीजिए कि 100 स्टॉक है, तो 100 स्टॉक अगर 4 कंप्यूटर में है तो फर्स्ट फ्लोर में भी 100 दिखाएगा, सेकंड में भी 100 दिखाएगा, थर्ड में भी 100 और फोर्थ में भी 100। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर में किसी ने 10 आइटम खरीदा, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर में कितना हो जाएगा? 90 दिखेगा, और बाकी जो थर्ड फ्लोर है सारे में 100 ही दिखेगा। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर, क्योंकि सारे आइटम्स कितने हैं? 100 ही हैं। लेकिन वो क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि सारे अगर नेटवर्क में होंगे, तो अगर एक जगह से अगर 10 आइटम रिड्यूस हो रहा है, तो जितने भी स्टॉक जो आपका बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर है, सारे के अंदर में क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए? यानी 100 - 10 यानी 90 रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जब 90 रिफ्लेक्ट तभी होगा जब आपका पूरा का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किस पे बेस्ड होगा? नेटवर्किंग बेस्ड होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम आप यहाँ पे आपने ये देखा कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों तो सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन एक जो है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सिंपल एक सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, और एक ऐसा सिस्टम है जो कि मोर देन वन सिस्टम पे पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, next is the utility software. What do you mean by utility software? Basically utility software is used to protect our data that is stored in the system. सपोज कीजिए कि हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई भी छोटा सॉफ्टवेयर हो या बड़ा सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। उसका मेन एम्बिशन क्या हो सकता है? उसका मेन एम्बिशन यही होता है कि हाउ टू स्टोर द डेटा इन द सिक्योर्ड मैनर। ओके, कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर जैसे मान लीजिए कि इंडिया गवर्नमेंट का पासपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, आधार का पूरा प्रोजेक्ट है, तो इसका सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब क्या है? उसका एक ही एम्बिशन है कि जितने लोगों का इंफॉर्मेशन है वो एक जगह के कहीं पर्टिकुलर जाकर के स्टोर हो, और उसको हम लोग इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनली जो भी वर्क हो, जो भी उसके अंदर में मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप डेटा को, कोई भी मैनिपुलेशन करें, लेकिन आपका क्या होगा कि वो बेसिकली जो भी मैनिपुलेशन करने के बाद आपका डेटा कहीं भी एक पर्टिकुलर वे में स्टोर होना चाहिए, मैनेज्ड वे में आपका स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बेसिकली वर्क होता है, दैट वर्क इज प्रोवाइडेड बाय द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई पीसी है, या पीसी में आपने हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर में आपने अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर कर सकता है। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपने अपना स्टडी मटेरियल कहीं रखा हुआ है, बहुत सारे कैमरा से पिक्चर्स भी लेकर के डाले हुए हैं, तो जो भी आपका पर्सनल डेटा है वो सारा आपने रखा हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपका पर्सनल डेटा, अगर सपोज कीजिए कि कोई पेन ड्राइव आप किसी फ्रेंड का आपने लगाया और पेन ड्राइव के अंदर वायरस है, तो वो क्या करेगा कि हो सकता है कि आपके पूरे डेटा को या पूरे फाइल सिस्टम को अफेक्ट कर दे, यानी उसको क्या कर दे, वो पूरा का पूरा आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई पेन ड्राइव आपने लगाया तो आप देखते क्या है कि पूरा का पूरा फाइल .exe में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम तो बहुत ह्यूज प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि आपका कोई पर्सनल डेटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैटर नहीं करता है, लेकिन सपोज कीजिए कि इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा बड़े लेवल पे सोचें, मान लीजिए कि बैंक है, ठीक है, या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, इनका अगर कोई डेटा है, अगर वो डेटा आपका क्या हो जाए कि आपका कहीं भी अगर आपका डेटा उस तरीके से अगर हो रहा है, तो आपका क्या होगा,
वहाँ पे पूरा का पूरा आपका डेटा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर हम व्हाई वी यूज द सॉफ्टवेयर, देन आपका सॉफ्टवेयर यूज करने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है। इस बेसिकली इट इज डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, configure, optimize to maintain our computer and enhance the computer's performance। okay, जैसे आप लोग पता होगा कि जैसे कोई भी एंटीवायरस आप लोग यूज करते हैं, एंटीवायरस का मतलब क्या होता है? एंटीवायरस का मतलब यही होता है कि अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर में इंस्टॉल अगर करके रख रहे हैं तो उससे फायदा ये होगा कि आपका जो भी डेटा अपने सिस्टम के अंदर में रखा हुआ है वो आपका डेटा प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ऑल एंटीवायरस, डिस्क रिपेयर, डिस्क क्लीनर, रजिस्ट्री कंट्रोल, all are in the category of the utility software। okay, so utility software is also a type of a software that is developed by the any programming language। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर में जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ये बेसिकली जनरली हम लोग यूज करते हैं सी के अंदर में यूज करते हैं, या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है VC++, दैट इज द विजुअल C++, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ओके, now we discuss about the compiler and interpreter। we already discussed about the compiler interpreter। basically both are used to convert the human readable code into the computer readable code। okay, but there is some minutely difference between the compiler and interpreter। okay, basically compiler और interpreter दोनों का काम क्या होता है? ये दोनों जो भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है उसको किस में चेंज करते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर में चेंज करते हैं। लेकिन जो इनके अंदर में डिफरेंस है वर्क, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है, लेकिन बेसिकली इट इज वी कैन डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी। ओके, बेसिकली व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म कोड रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड। ओके, बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी कोड हमने लिखा हुआ है, कोड का मतलब हो गया कि एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ऐसे सपोज कीजिए कि आप जैसे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ऐसे काउंट करते हैं ना, दैट में। तो इसी तरीके से आपका जहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं और जो उसका काउंटिंग करते हैं लाइन बाय लाइन, दैट इज नोन एज द इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो वी कैन से दैट कि जो भी हम कंप्यूटर के अंदर में जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और इंस्ट्रक्शन जब पूरा का पूरा एक इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट करते हैं तो वो पूरा का पूरा कंबाइंड फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या बन जाएगा? एक प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। और उस पूरे प्रोग्राम को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज के अंदर में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कंपाइलर। कंपाइलर का काम ये होता है कि जितने भी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम के अंदर में जो हमने लिखा हुआ है, जो भी कोड या कोई भी जो भी चीजें लिखी हैं उसको एक कंप्लीटली एट वंस वो क्या करता है? पूरे को मशीन कोड में चेंज करता है। कब चेंज करेगा? जब उसके अंदर में किसी भी तरीके का एरर नहीं होगा। एरर मीन्स सिंटैक्स एरर, ठीक है। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या है? जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई इंग्लिश में लाइन लिखते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में लाइन को कंप्लीट करने के लिए क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप। अगर हम किसी भी पूरा एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और वहां पे हम कहीं बीच में फुल स्टॉप नहीं दे रहे हैं, तो दैट मीन्स कि सारा पैराग्राफ जो होगा वो क्या माना जाएगा? सिंगल एक लाइन में ही काउंट किया जाएगा। उसी तरीके से क्या होता है कि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग सम प्रोटोकॉल्स एंड सम रूल्स एंड रेगुलेशन हाउ टू राइट द कोड, ठीक है, हाउ टू राइट द इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करके, सारी चीज़ों को फॉलो करके जब आप कोड लिखते हैं, अगर उसके अंदर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई सिंटैक्स एरर नहीं है या किसी तरीके का एरर आप शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को क्या करता है कंपाइलर? देन दैट मीन्स कि अगर आपका एरर फ्री या सिंटैक्टिकली फ्री अगर आपका प्रोग्राम है, तो देन क्या करेगा कंपाइलर? क्या करेगा? उसको चेंज कर देगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर में, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं, तो इंटरप्रेटर में क्या होता है कि यहाँ पे हर एक इंस्ट्रक्शन, यानी लाइन बाय लाइन जो हम कोड लिखते हैं, ये एक लाइन को पहले इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, मशीन कोड में चेंज करेगा, फिर दूसरे लाइन को। अगर सपोज कीजिए कि दूसरे लाइन के अंदर में कोई सिंटैक्टिकली एरर है, तो देन वो क्या करेगा? वहीं पे रुक जाएगा, और जब तक हम उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे तब तक आगे वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये तो देखिए सिंपल सा चीज है, लेकिन इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये चीज पता होगा कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो एक EXE फाइल बनता है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है।
तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के केस में एग्जीक्यूटेबल फाइल कब बनेगा, ये चीज ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाइलर में कि अगर हम कंपाइलर का कोड को हम जैसे ही सिंपली क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का मतलब ये हो गया कि देयर इज नो एनी सिंथेटिकल एरर, ठीक है। यानी जैसे ही वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, उसी केस में क्या होता है, आपका EXE फाइल आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यानी EXE फाइल का मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे उस रन कराने के बाद ही आपका EXE फाइल बनेगा, नहीं। जैसे ही कंपाइलर के थ्रू आप क्या करते हैं, उसको मशीन कोड में चेंज करते हैं, मशीन कोड में चेंज करने के बाद ही आपका वो क्या बन जाएगा, सीधा EXE फाइल बन जाएगा। लेकिन इसी के ठीक उल्टा अगर हम इंटरप्रेटर के अंदर में आते हैं, तो इंटरप्रेटर के अंदर में कोड आपका तभी जनरेट होगा जब तक आपका प्रोग्राम, जब तक आप उसको मिनिमम एक बार एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। एग्जीक्यूट का मतलब सिंपल आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर का सम का प्रोग्राम आपने लिखा, कंपाइल कर लिया। कंपाइल जैसे ही करते हैं, यानी कंपाइलर के थ्रू अगर आप कंपाइल करेंगे, जैसे ही कंपाइल सक्सेसफुली होगा उसी टाइम में उसका EXE फाइल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इंटरप्रेटर के केस में आएंगे, तो इंटरप्रेटर के केस में इंटरप्रेट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को एक बार रन करना पड़ेगा, यानी 2 वैल्यू देना पड़ेगा, एक बार उसका आउटपुट आएगा, देन उसका क्या होगा, EXE फाइल जनरेट होगा। वही मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा भी है स्लाइड के अंदर में, इट विल कन्वर्ट द कोड इनटू मशीन कोड बिफोर प्रोग्राम रन। यानी प्रोग्राम रन होने के पहले ही EXE फाइल कौन क्रिएट कर देता है, कंपाइलर। लेकिन उसी के उल्टा इंटरप्रेटर क्या करता है कि जैसे ही हम कोड को मशीन कोड में चेंज करने के बाद जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे, तभी आपका क्या होगा, वो EXE फाइल बनाएगा। ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया है, ये बहुत ही आपका माइन्यूटली पॉइंट है और कोई भी आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। बेसिकली ये जो पॉइंट आपको होगा, ये सारी चीजें आपको, ये जो सेकंड पॉइंट है वो आपको जनरली बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज प्रैक्टिकली भी आप करके देख सकते हैं। जब हम लोग का प्रैक्टिकल सेशन हम स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आपको ये चीज करके भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैं बात कर रहा था अभी एरर्स के लिए, ठीक है ना। तो एरर्स के अंदर में देखिए 2 तरीके का एरर्स यहाँ पे मैंने आपको बात की। एक मैंने अभी बताया था आपको कंपाइल टाइम। देखिए एरर का जो एरर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों बहुत ही क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे एरर आएगा ही, ठीक है। और एरर को रिमूव करेंगे तभी आपका क्या होता है, सिंपली ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके अंदर में बिना एरर किए हुए हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ठीक है, एरर फ्री प्रोग्राम लिखना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि अगर एरर आ रहा है किसी प्रोग्राम के अंदर में, तो उस एरर को रिमूव करना भी बहुत ही एक अच्छा एक तरीके का आपका मेंटल एक्सरसाइज है। क्योंकि आप वहाँ पे ये चीजें देख सकते हैं कि एरर का मैसेज क्या आ रहा है और उस मैसेज का मीनिंग क्या है, और उस मीनिंग को, उस मैसेज को पढ़ करके आप उस एरर को कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। और ये आपके स्किल्स को भी डेवलप करता है, ठीक है। तो हम लोग इस वाले स्लाइड्स में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि एरर्स के टाइप्स क्या हैं और ये कब कब जनरेट होते हैं, उसका मैं एक एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा साथ में। देखिए बेसिकली एरर्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग के कंसर्न में 2 तरीके का एरर्स होता है। सबसे पहला है कंपाइल टाइम और दूसरा है आपका रन टाइम। रन टाइम का मतलब है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, एंड कंपाइल टाइम का मतलब है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ योर प्रोग्राम। ओके, कंपाइल टाइम के अंदर में अगर हम आ रहे हैं तो कंपाइल टाइम एरर, यानी कंपाइल टाइम का मतलब ये होता है कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को हम किस में चेंज कर रहे हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर में प्रोग्राम को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन टू राइट द प्रोग्राम, राइट द कोड। यानी जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करना होता है। जैसे हर एक लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन देना होगा, ठीक है। आपको जो भी लिखना है उसके अंदर में स्मॉल्स लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, स्पेलिंग आपको सही लिखनी है। जैसे सी है, सी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर में बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में डेटा टाइप्स होता है, कीवर्ड्स होता है, और कीवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लीजिए कि INT इंट लिख रहे हैं, अगर स्पेलिंग आपने गलत लिख लिया, इंट की जगह पे INS लिख दिया तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो इट ऑल्सो क्रिएट एन एरर। ओके, तो बेसिकली कंपाइल टाइम एरर का मतलब ये होता है कि जब जैसे ही हम प्रोग्राम लिखने के बाद व्हेन वी ट्राई टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज,
देन इट जनरेट्स द एरर। ठीक है, ये क्या कर सकता है, जनरेट एरर कर सकता है। कब, जब वहां पे कोडिंग के अंदर में या तो सिंटैक्स एरर हो या तो सिमेंटिक एरर हो। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर समझना होगा कि व्हाट डू मीन बाय सिंटैक्स और व्हाट डू मीन बाय सिमेंटिक। दोनों एरर है, वो दोनों कंपाइल टाइम एरर का ही एक तरीके का सोर्स है, लेकिन सिंटैक्स एरर कब आएगा और सिमेंटिक एरर कब आएगा, ये चीज आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब ये हो गया कि जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, अगर हम उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हैं या उसके रूल्स को हम क्या करते हैं, डिसओबे करते हैं, उस केस में वो एरर जनरेट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि सी की हम बात करते हैं, तो सी में हर एक स्टेटमेंट को जैसे प्रिंट एफ, कुछ भी प्रिंट कराना है तो क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ, और उसके बाद ब्रैकेट करके डबल कोट के अंदर में लिख देते हैं, वहां पे स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रिंट एफ हमने लिखा और एक जगह लिख दिया डबल कोट और एक साइड में लिख दिया सिंगल कोट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो रूल्स हैं उसके उस रूल्स को आपने क्या किया है, डिसओबे किया है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो क्रिएट्स एन एरर, यानी ये कब जनरेट करेगा, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। ठीक है, सिंटेक्स एरर क्लियर हो गया। सिंटेक्स एरर का मतलब ये हो गया कि दैट मीन्स कि ड्यू टू द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब नेक्स्ट है सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। बेसिकली सिमेंटिक इज द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर से ही लिया हुआ वर्ड है। बेसिकली सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं और उस स्पेलिंग में अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो दैट इज नोन एज द सिमेंटिक। तो अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर में सिमेंटिक का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज समझना होगा पहले। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर में मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग के अंदर में बेसिकली जो होता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी नाम हैं, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर इसके नाम के स्पेलिंग्स के अंदर में अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, सपोज कीजिए एक हेडर फाइल हमने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, लिखते हैं हम लोग जनरली सी के अंदर में, हमने क्या किया, stdio की जगह पे लिख दिया studio, यानी स्टूडियो लिख दिया। क्लियर है, लिखना क्या चाहिए था, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, आपने क्या लिख दिया, स्टूडियो, stu लगा दिया बीच में। ठीक है, तो दैट मीन्स कि होना क्या चाहिए था, स्टूडियो, क्योंकि stdio डिफाइन है, स्टूडियो तो डिफाइन नहीं है। तो उस केस में जब ऐसे ही आप हैश इंक्लूड स्टूडियो लिखेंगे, उस केस में आपका वो एरर कंपाइल जैसे ही आप प्रोग्राम करेंगे उस टाइम में वो एक एरर जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं बेसिकली सिमेंटिक एरर, दैट मीन्स ड्यू टू द स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट है आपका रन टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर बेसिकली किसके थ्रू हो सकता है, इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। एक या तो सिंटेक्स में अगर हम कोई प्रॉब्लम करते हैं या सिंटेक्स अगर हम गलत लिख रहे हैं, ठीक है, या समय। देखिए बेसिकली कंपाइल टाइम जो एरर है ये दो ही तरीके से आ सकता है। अगर मान लीजिए कि जो प्रोग्रामर है यानी जो डेवलपर है, या तो उसका ह्यूमन एरर के थ्रू ही आ सकता है, या तो ह्यूमन एरर होगा या तो लैक ऑफ नॉलेज होगा, है ना। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ह्यूमन एरर इसलिए बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि टाइपिंग जैसे कोई कोड हम लिख रहे हैं, लिखने में क्या हो गया, बाय ह्यूमन मिस्टेक हो गया, कुछ भी अगर हमने गलत टाइप कर दिया और उसको देखा नहीं, हमने डायरेक्टली प्रोग्राम को रन करा दिया, तो ये क्या हो गया, बेसिकली ह्यूमन मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। सिंटेक्स एरर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सी के अंदर में हर एक चीज को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेमीकोलन दे रहे हैं, साथ में आपका शिफ्ट या कंट्रोल दब गया और वहां पे क्या आ गया, वहां पे सिंपली कोलोन आ गया। तो आपको देना क्या था, सेमीकोलन, और आपने वहां पे क्या दे दिया, कोलोन। इस केस में ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कंपाइल टाइम एरर विल बी जनरेटेड ड्यू टू द ह्यूमन मिस्टेक्स ओनली or due to the lack of knowledge of the programming language. Okay, now we discuss about the run time. बेसिकली जनरली होता क्या है स्टूडेंट्स के साथ कि प्रोग्राम जैसे ही वो लिखते हैं या टीचर ने लिखा दिया उसको लेकर के वहाँ पे लिख रहे हैं, लिखने के बाद कंपाइल किया, दिखा दिया वार्निंग 0 एरर 0। तो जैसे ही वार्निंग और एरर ये एरर दोनों 0 आते हैं, आप एक बार थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं कि नहीं हमारा प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली कंपाइल होगा। तो जैसे ही सक्सेसफुली कंपाइल होता है आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। हाई इसलिए हो जाता है, आप ये सोचते हैं कि प्रोग्राम के अंदर में अगर किसी भी तरीके का कंपाइल टाइम में एरर या वार्निंग नहीं शो हुआ है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम क्या होगा, 110% आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये सोचते हैं जनरली हम लोग, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है।
सपोज कीजिए कि आपको मैंने बोला 2 नंबर का सम करने के लिए, ठीक है, आपने वहां पे सारा कोड लिख दिया। आपने क्या किया, c इक्वल टू ए प्लस बी की जगह पे अगर आपने लिख दिया a इंटू बी, प्लस की जगह पे आपने गलती से क्या लिख दिया, वहां पे इंटू लिख दिया, ठीक है, एस्ट्रिक का साइन आपने यूज कर दिया। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एरर भी 0 आएगा, आपका वार्निंग भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप प्रोग्राम रन करेंगे और आपने 2 वैल्यू ली हुई है 5 और 10, 5 और 10 का अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो उस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए आपका 15। लेकिन जैसे ही आप प्रोग्राम रन कराएंगे आपके सामने एक नया आउटपुट दिखेगा, वो दिखेगा 50, ठीक है। फिर आप ये चीज सोचेंगे कि आउटपुट तो हमारा 15 आना चाहिए, 50 कैसे आ रहा है। तो सच टाइप ऑफ द सिचुएशन दैट विल बी क्रिएटेड ड्यू टू द रन टाइम एरर, और रन टाइम एरर इज ओनली ड्यू टू द लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब ये हो गया कि अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, या जनरली ये जो लॉजिकल एरर होता है वो बेसिकली मैथमेटिकल चीजों में होता है। सपोज कीजिए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही पता नहीं है, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है, और आपने वहां पे गलत फॉर्मूला लिख दिया, उस केस में क्या होगा, एरर तो आएगा ही। वो एरर कंपाइल टाइम में नहीं आएगा, वो एरर कहाँ पे आएगा, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को चेक करने का मतलब ये हो गया कि जब भी आपका एक मैनुअली जो हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, मैनुअली कैलकुलेशन और जो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट होता है, दोनों जब सेम हो जाता है तब आपको ये लगता है कि हाँ हमारा प्रोग्राम सही है। लेकिन जो हमारा मैनुअल कैलकुलेशन है और जो हम लोग रन टाइम में एक कैलकुलेशन, जो हमारा एक प्रोग्राम का आउटपुट होता है, जैसे ही दोनों मिसमैच होता है तो इट विल बी नोन एज द रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर कब जनरेट होगा, ये होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंपाइल टाइम एरर एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस between the syntax error and semantic error, and what are the roles of the different programming constructs in the error. ओके, तो बेसिकली एक प्रोग्रामर अगर आपको बनना है या आईटी फील्ड के अंदर में जाना है तो बेसिकली कंपाइल टाइम एरर तो बहुत ही नॉमिनल होता है, क्योंकि आप एक लेवल के बाद आपके अंदर में एक्सपर्टाइज हो जाते हैं आप, ठीक है, क्योंकि वो सारे सिंटैक्स सेमेंटिक्स वो चीज़ ये आपको लगेगा कि वो सारी चीज़ें आपको याद हैं क्योंकि आप डेली टू डेली उस चीज़ को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होता है डेवलपर्स के साथ वो होता है आपका लॉजिकल एरर, ठीक है। बहुत सारे लॉजिक्स, जैसे बेसिकली देखिए जब भी हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लगता है कि जैसे ही प्रोग्रामिंग या मैथ्स दोनों सब्जेक्ट जैसे ही आपके सामने आते हैं आपको ये चीज़ लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर में ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग से अगर हर चीज़ आपको ये चीज़ पता चले कि हाँ हम एक लाइन कोड लिख रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा या हम किस लिए उसको लिख रहे हैं, देन आपको प्रोग्रामिंग करने में बहुत आप उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपको कोई पढ़ा रहे हैं, सी पढ़े हैं तो वहाँ पे लिख दिया गया हैश इंक्लूड स्टूडियो वाइड मेन, इस तरीके से कोडिंग लिख दिया। किसी ने आपसे पूछ दिया कि हैश का मतलब क्या होता है तो पता नहीं है, स्टूडियो डॉट एच क्या है ये पता नहीं है, इंक्लूड का क्या रोल है ये पता नहीं है। तो ये सिर्फ क्या हो गया कि आपने एक फॉर्मेट आपके माइंड में है कि हाँ हमको ये लिखना है, लिखना तो ठीक है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाई इट शुड बी रिटेन, उसको क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। हेडर फाइल है तो हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हेडर फाइल स्टोर क्या कहाँ पे होता है। जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद कितनी कितनी तरीके की फाइलें बनती हैं, बैकअप फाइल बनती है, EXE फाइल बनती है, एक आपका सोर्स ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। ये सारे फाइल्स का मतलब क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, ये पांचों फाइल्स बनती हैं तो इसके अंदर में सबसे ज़्यादा मेमोरी कौन लेता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट लाइक एकेडमिक के अंदर में एक हमारे माइंड में ही होता है कि एक रटाफिकेशन आप कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हमको कोड लिखना है। सपोज कीजिए कि आपका लैब हो रहा है, ठीक है, तो लैब में 3 प्रोग्राम आपका है, फैक्टोरियल बना लिया, प्राइम नंबर बना लिया, 2-3 प्रोग्राम बना लिए और उसी को रट करके लाइन बाय लाइन ला करके लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्रामिंग स्किल कभी भी डेवलप नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होने के लिए आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड आपको एकदम डेडिकेट होना पड़ेगा कि हर चीज़ के बारे में छोटा सा प्रोग्राम कीजिए लेकिन आप उसका कॉन्सेप्ट आपका खुद से होना चाहिए। बहुत लोग ये भी करते हैं जैसे कोई भी प्रोग्राम से, हर चीज़ आजकल नेट पे अवेलेबल है, कोई भी प्रोग्राम अगर आपको एज एन असाइनमेंट दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, 1-2 बार ट्राई किया नहीं हुआ आप सीधा वहाँ पे
नेट पे गए, वहाँ कोड पड़ा हुआ है, कॉपी किया, पेस्ट किया, असाइनमेंट जमा कर दिया। ठीक है, असाइनमेंट जमा कर दिया आपने, ग्रेड भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से किसी ने आपसे पूछ दिया कि इस कोड को लिखेंगे कैसे, या आपको बोल दिया गया कि प्लीज इसको आप इसको रन करके दिखाइए, तो आप उसको रन करके नहीं दिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसका लॉजिक पता नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो हम लोग का जो ये जो बेसिकली जो सेशन है, वो यही सारी चीज़ों को हम लोग बेसिकली कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये लग रहा होगा कि आपको एरर क्लियर हो गया होगा कि कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर में क्या डिफरेंस है। कंपाइल टाइम एरर को अगर हमको अवॉइड करना है, उसको एकदम नेग्लेक्ट करना है, तो किन भी चीज़ों पे हमको ध्यान रखना होगा, और रन टाइम एरर को अगर अवॉइड करना है तो कैसे उस लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बुक्स में जैसे ही आप सी पढ़ते हैं तो एक सी में दो टर्म्स हमेशा बहुत जगह यूज करते होंगे, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ा होगा आपने। एक तो बताया जाता है कि सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये बताया जाएगा, और कहीं पे पैराग्राफ में एक स्टार्ट किया जाता है सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली होता क्या है, किसको हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। बहुत लोगों से मैं भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि सी का जो कोड हम लोग लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब कि पहले एक हेडर फाइल डिफाइन करेंगे, फिर वॉइड मेन लिखेंगे। तो बेसिकली देखिए, ये कोई आंसर नहीं है, जेन्युइन आंसर नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी यूज करते हैं उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, क्लास बनाने के बाद वॉइड मेन बनाते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर है। पीएचपी में भी बनाएंगे तो एक वहाँ पे डॉलर वाट का साइन देंगे पीएचपी लेके, फिर क्लोज करेंगे, उसका भी एक स्ट्रक्चर है। HTML अगर वेब एप्लीकेशन में जाते हैं तो आप HTML से स्टार्ट करेंगे, HTML से क्लोज करेंगे, फिर उसका टाइटल, हेड, बॉडी, फॉर्म, ये सारा चीज उसके अंदर में, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर्ड है। तो दैट मीन्स कि अगर जेन्युइन अगर सपोज करें डेफिनेशन होगा, तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ल्ड के अंदर में हैं वो सारे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होंगे, है ना। लेकिन हम सिर्फ सी को ही स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सी प्लस प्लस के बुक में ये लिखा होता है कि सी प्लस प्लस इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, या PHP इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जावा इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। नहीं, कहीं पे नहीं लिखा होता है, सिर्फ लिखा होता है सी के अंदर में। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझना होगा कि वाई सी इज नोन एज द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, देखिए बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is just like an approach where we divide a complex task into different subtasks where each task works independently. Clear? That means कि जैसे सपोज कीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर में आपको पता है कि एवरी टाइप्स ऑफ फंक्शन, साइंटिफिक और कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एवरी चीज परफॉर्म। ओके, लेकिन यहाँ पे जो मैंने दिखा है कि ये कैसा कैलकुलेटर है जहाँ पे सिर्फ 3 टाइप्स के फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, सबस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस 3 चीजें कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर कैलकुलेटर अगर हमें बनाने के लिए बोला जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि इस कैलकुलेटर के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो कैलकुलेटर जो हो गया वो एक तरीके का पूरा कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया, और उस टास्क के अंदर में हम डिफरेंट डिफरेंट सब टास्क को डिवाइड करेंगे। और सब टास्क कैसे डिवाइड करेंगे, वो सब टास्क आपका डिवाइड होगा किसके अकॉर्डिंग, वो डिवाइड होगा उसके वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि सम और ये मल्टीप्लीकेशन, 3 वर्क को हमने सेपरेट किया है। क्यों? क्योंकि तीनों बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट वर्क कर सकता है। समझ में आ गया? एक सिंपल सा एग्जांपल और भी हम दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई आपकी फैमिली में कोई अगर फंक्शन होता है, ठीक है, तो फंक्शन के अंदर बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टास्क आपको परफॉर्म करने होते हैं ना। उस केस में आप क्या करते हैं कि वहां पे जो फंक्शन होता है कभी भी वन मैन शो नहीं होता है। दैट मीन्स कि किसी एक आदमी पे ही वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना। उसमें जैसे मान लीजिए कि अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग लोग असाइन कर दिया जाता है कि ठीक है, आपको कैटरिंग का काम देखना है, आपको स्टेज का काम देखना है, इस तरीके से सारे लोगों का वर्क डिवाइड हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपका जो